Hello everyone. Starting with my introduction, my name is Vaibhav. I am from Triple IT City City. I am an BTech student. I am in my second year and branch is Computer Science. तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर। आज हम अपने क्लास 12th का ओके सो क्लास 12th का ये 8th चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज क्या करेंगे हम लोग इसके जो एग्जाम्पलर्स के जो है सॉल्यूशन वो देखेंगे। तो इस अपने पास 32 क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जो भी इस चैप्टर में अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स है और जो भी फॉर्मूले साथ में आते चलेंगे मैं आपको वो एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ में कि जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसका ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा ताकि आपका अर्थ कॉन्सेप्ट वीक भी है तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो सबसे पहले अपना एक्सरसाइज है MCQ 1। तो MCQ 1 में क्या होता है, अपने पास चार ऑप्शन गिवन रहते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और अपने को कोई भी एक करेक्ट आंसर चूज करना पड़ता है। तो MCQ का पहला क्वेश्चन 8.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MCQ में हम लोग क्या करेंगे, जो सारे सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के चार ऑप्शन चेक करेंगे कि जो करेक्ट वाला क्यों करेक्ट है और इनकरेक्ट वाला क्यों इनकरेक्ट है ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, one requires 11 electron volt of energy to dissociate a carbon monoxide molecule into carbon and oxygen atoms। तो फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है अपने पास कि अपने को कितना एनर्जी चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ठीक है, फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO। CO क्या करना है अपने पास, इंटू कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम में अलग अलग करना है, C+O ऐसे अलग अलग करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए अपने को 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द मिनिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू अचीव द डिसोसिएशन लाइस इन। तो ये हो रहा है कि इस जो डिसोसिएशन है इसको करने के लिए अपने को मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास एनर्जी गिवन है और अपने को क्या फ्रीक्वेंसी की बात करा, फ्रीक्वेंसी भी अब इसने डायरेक्टली नहीं गिवन है, इसमें क्या है रीजन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कहते हैं अपने को पता रहना चाहिए कि पर्टिकुलर रीजन की क्या रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, और न्यूमेरिकल ऐसे कि हम लोग के पास एनर्जी गिवन है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एनर्जी से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी अपने पास गिवन है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। ठीक है, वोल्ट नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग अर्थ हम लोग जूल में चेंज करें दैट विल बी 11 इंटू ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अपनी आ गई -19 जूल। तो ये अपनी एनर्जी काय में आ गई अभी जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 16 मल्टीप्लाई बाय 11, तो दिस विल बी 16, दिस विल बी 16, तो ये हो जाएगा 176। ठीक है, तो ये आ गया अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं हम लोग फिर से, दैट इज 17.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गई अपनी एनर्जी। ठीक है, तो अब आ रही है एनर्जी की बात किसकी, H की। H अपने को पता है दैट इज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये तो अपना कांस्टेंट है और ये तो आप सबको पता रहना चाहिए कांस्टेंट की वैल्यू। मतलब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन में गिवन रहता है जेई में और किसी किसी में नहीं गिवन रहता है, तो अपने को पता रहना चाहिए हर एक कांस्टेंट की वैल्यू। तो अब नेक्स्ट क्या होता है, अपने पास एनर्जी क्या होता है इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं डायरेक्ट, टाइम नहीं करते। ठीक है, तो H टाइम्स F, ये एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला हमको पहले से पता है कि एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट H एंड मल्टीप्लिकेशन विद फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास E है H है, अपने को F कैलकुलेट करना है, सिंपल, F विल बी E/H। तो एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी दैट वाज 17.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड अपना H कितना था, that was 6.62 into 10⁻⁻34। तो यहाँ से जो है अपना ये 10 की पावर जब हम सॉल्व करेंगे तो 19 और 34 कितना हो जाएगा, that will be 17, 10 and plus 5 15।
दिस विल बी 10⁻15 और ये यहाँ पे आ जाएगा 17.6 डिवाइड बाय 6.62। ठीक है, ये अपने पास एक्सप्रेशन आया अभी अभी। तो जब इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 176 अपॉन 66.2 इंटू 10⁻15। तो ये अपना अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अपना 2.66 इंटू 10⁻15 हर्ट्स के इक्वल है। ये अप्रोक्स आंसर है, लगभग लगभग इसके आंसर में है। तो अब हम लोग अपना और से ये ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन में अपने पास डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो अपने को इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर क्या पता रहना चाहिए, हर एक रीजन की फ्रीक्वेंसी की रेंज। तो ये जो अपने आ रहा है 10⁻15 हर्ट्स के रेंज में आ रहा है, तो ये कौन सा रीजन होता है अपना, यूवी रीजन। कहा गया अल्ट्रा वायलेट रीजन, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा सी, ये आ जाएगा अपना यूवी रीजन के अंडर में। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ऐसे अपने को सारी थ्योरी पता रहना चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर की, मतलब आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे पर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाते और आपको रीजन के बारे में पता नहीं रहता। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ओके सो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8.2। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन एस E is equal to E naught I cos kz minus omega t। तो अपने पास ये इक्वेशन गिवन है, E is equal to E naught, ये होगा ऐसा एम्पलीट्यूड cos ऑफ kz माइनस ऑफ ओमेगा टी, और इसका डायरेक्शन क्या है आई कैप, मतलब ये है अपनी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये है अपनी हो गई इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब क्या हो रहा है, इस इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग इंफिनिटी वॉल एट z इक्वल्स टू a। तो अपने पास क्या है, एक वॉल है, ठीक है, तो z इक्वल्स टू a, मतलब ये वॉल का इक्वेशन गिवन है, तो z इक्वल्स टू a पे ये अपनी परपेंडिकुलर गिर रही है। ठीक है, ऐसे ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो अपनी वेव ऐसी आई और इस पे ऐसी परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मली गिरेगी ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग इन्फिनिटी वॉल। तो ये वॉल तो इन्फिनिटी और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग वॉल, दिस इज रिफ्लेक्टिंग वॉल, मतलब इससे जो वेव आएगी पूरी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बोल रहा है assuming that the material of the wall is optically inactive the reflected wave will be given as। तो अपनी वेव ऐसे ऐसे चल के आएगी, ऐसे नॉर्मली टकराएगी और फिर ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी। तो जो वेव वापस जाएगी तो उसका क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन बताने को बोल रहा है अपनी से। ठीक है, तो एक वेव अपनी आगे जा रही है और एक वेव पीछे आ रही है, तो वही अपने से सब इक्वेशन ऑफ द वेव पूछा जो वापस आ रही है। तो अपने को पता है कि जो अपनी वेव आ रही है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो प्लस एक्स की तरफ जा रही है, प्लस एक्स एक्सिस में। क्यों, ये हमको कैसे पता चला, तो जब हम इक्वेशन का एनालिसिस करेंगे इक्वेशन वाज E is equal to E naught I cap cos kz माइनस ओमेगा टी। तो जो आई कैप था इससे अपने को पता चला कि जो अपनी इक्वेशन ये कहां जा रही है, प्लस एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो बाउंस बैक होकर कहां जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इतना अपने को पता चल रहा है। तो अब बारी है इक्वेशन की। इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड व्यू का जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बी ई आर। तो इसे हम लोग ये रिफ्लेक्टेड व्यू के लिए ई आर यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर ई आर हो जाएगा अपना ई नॉट, एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा रिफ्लेक्शन से और जो डायरेक्शन होगा वो माइनस आई होगा। ठीक है, फिर कॉस तो जैसे का वैसा रहेगा, फिर अंदर में जब हम जाए तो हो जाएगा के, और ठीक है वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, माइनस ऑफ ओमेगा टी। पर अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें देखनी है। तो यहाँ पे क्या था, के जी था, बट अपना जो था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसको हम जेड बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अपना जेड क्या हो जाएगा, माइनस जेड। तो यहाँ पे आ जाएगा के ऑफ माइनस जेड माइनस ओमेगा टी। और फिर अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, इसका वो
तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस पाई। तो अपना जो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हम लोग फिर से ठीक से लिख लेते हैं, दैट इज ई नॉट माइनस ऑफ आई। ये अपना बता रहा है कि वेव किस साइड जा रही है, ये क्या, कॉस माइनस ऑफ के जेड माइनस ऑफ ओमेगा टी, और ये हो गया प्लस पाई उसके पीरियड के कारण, ठीक है। अब अपने को पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे हम लोग, ये हो गया पाई और ये हो गया माइनस ऑफ थीटा। तो यहां से हम लोग इसको लिखेंगे माइनस ऑफ, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं। ई आर हो जाएगा अपना ई नॉट माइनस ऑफ आई कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ के जी प्लस ओमेगा टी अंडर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये अपना ये वाला फॉर्मूला जैसे दिख रहा है कॉस पाई माइनस थीटा, तो हम लोग अब ले लेंगे पाई माइनस थीटा को कैसे लिख लेंगे, माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ऑफ आई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस के जी प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक माइनस हो गया और ये एक माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस। तो अपनी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी ई आर इज इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप कॉस के जी प्लस ओमेगा टी। तो जो अपनी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ गई, ये आ गई अपनी फाइनल वाली इक्वेशन। तो हम लोग जब ऑप्शन चेक किए तो अपने पास ऑप्शन जो है अपना ऑप्शन नंबर बी, बी इसके साथ मैच कर गया। तो डी वाला मैच किया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बीच वाले ये वाले साइन का, ठीक है। तो 8.2 का जो अपना आंसर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व करने से। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस इजी क्वेश्चन था, बस अपने को इतना समझना था कि जो आई वाली डायरेक्शन वो माइनस हो जाएगी और जेड वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी और ये प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी होता है, काफी इजी चल रहा है अभी तक सब कुछ, कोई टफ क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ओके। सो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये क्या बोल रहा है, एक लाइट है जिसका एनर्जी फ्लक्स है, एनर्जी फ्लक्स, ये अपना थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो एनर्जी फ्लक्स कितना बोल रहा है, 20 वॉट। तो ये क्या हो रही है, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल, मतलब ये ऐसी आई और ये अपना जो सरफेस है ये क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नॉन, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इस बार है अपना नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये पूरा क्या करेगा, जो आ रहा है एनर्जी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे अपने को मैग्नीट्यूड भी गिवन है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपना ये आया, ठीक है, वेव क्या हो रहा है, इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो अपना एरिया है इस सरफेस का, ये कितना गिवन है अपने को, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, क्या बोलेंगे इसको, सरफेस का एरिया गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द 30 मिनट्स इज। तो अब क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से समझते हैं। तो डायग्राम देखते हैं। तो अपने पास एक वेव आई एनर्जी की, आई उसका अपना जो एनर्जी फ्लक्स है दैट इज 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका टोटल एरिया कितना है, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो अपनी वेव आई और वो कितने देर तक रुकी, अपनी 30 मिनट्स तक के, मतलब टाइम भी गिवन है अपने पास दैट इज 30 मिनट्स। तो ये हो रहा है 30 मिनट द मोमेंटम टोटल डिलीवर कर दिया है अपने सरफेस को, तो वही अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब मोमेंटम कैलकुलेट करने बोला है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पता है जो टाइम है दैट इज 30 मिनट्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम को 30 मिनट से 30 सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज इन 100 सेकंड्स, ये आ गया टाइम अपना, सॉरी 18, ओके 1800 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना टाइम। अब आगे चलते हैं। तो अपने पास क्या हो रहा है, यू दैट इज टोटल एनर्जी
फॉलिंग टी सेकेंड्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो अपनी टोटल एनर्जी फॉल की गई वो क्या होगा, तो एनर्जी को कैसे लिखेंगे हम, जो अपने पास एनर्जी फ्लक्स है ये होगा पर सेकेंड का, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे, और ये क्या होता है पर यूनिट एरिया, तो हम लोग इसको एरिया से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपने पास टोटल एनर्जी आ जाए फॉलिंग ऑन द सरफेस, टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस पर टाइम टी, ठीक है, तो अपने पास एनर्जी एरिया, तो एनर्जी फ्लक्स अपने पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 20, ठीक है, और जो टाइम गिवन है दैट इज टाइम कितना गिवन था अपने पास, दैट वाज 1800 सेकेंड्स, ठीक है, हम लोग सेकंड में चेंज कर दिए थे क्योंकि अपने को ऐसा यूनिट चाहिए रहेगी, और फिर क्या एरिया, एरिया अपने पास क्या गिवन था, दैट वाज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया अपना हो जाएगा 30, तो अपना जो यू आएगा दैट विल बी, हम लोग जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 18, 18 टाइम्स 3 हो जाएगा अपना 54, और 54 का ट्वाइस हो जाएगा अपने पास 108, ये हो जाएगा 108, तो ये आ जाएगा 1234 इंटू 10⁴ जूल, ठीक है, तो हम लोग ने सब कुछ ऐसा यूनिट में कैलकुलेट किया, तो अपनी जो यू आ गया दैट इज इन जूल, तो यू को हम लोग इधर फिर से लिख लेते हैं, दैट इज 108 इंटू 10⁴ जूल, ठीक है, ओके, सो अपना जो यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया दैट इज 108 इंटू 10⁴ जूल। अब बारी आई किसकी, मोमेंटम की, ये क्या हो रहा है मोमेंटम, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था, क्वेश्चन हम लोग फिर से देखेंगे तो बोल रहा है टोटल मोमेंटम डिलीवर, तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द लाइट, मतलब मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट वेव, ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है अपना पी, पी को हम लोग कैसे करते हैं, एनर्जी बाय सी, ई बाय सी, ठीक है, तो अपना ई मतलब यू जो हम लोगों ने अभी भी कैलकुलेट किया था दैट इज यू बाय सी, तो यू हम लोगों ने अभी कितना कैलकुलेट किया दैट इज 108 इंटू 10⁴, 108 इंटू 10⁴, ठीक है, और डिवाइड बाय सी, सी क्या अपना स्पीड ऑफ लाइट दैट इज कांस्टेंट दैट इज 3 इंटू 10⁸, तो ये भी अपनी ऐसा यूनिट में और ये भी ऐसा यूनिट में, ठीक है, तो अब जो अपना मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम दैट इज 108 इंटू 10⁴, 3 इंटू 10⁸, तो ये इसको हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और 3 को हम लोग 108 से जब डिवाइड करेंगे, सॉरी 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 3, ठीक है, तो ये जो अपना आ गया दैट इज 3 इंटू, सॉरी 3 नहीं 36, 36 इंटू 10⁻⁻⁴ kg पर मीटर सेकेंड, सॉरी kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गई अपनी मोमेंटम, ठीक है, पर ये अपना फाइनल आंसर अभी जो है वो नहीं है, क्योंकि हम लोग ने जो मोमेंटम अभी कैलकुलेट किया है वो अभी नॉर्मल वाला मोमेंटम है ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना, एज हम अपने को पता है कि जो है इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन इज नॉट देयर, ठीक है, ये हम लोग ने मोमेंटम क्या किया, जब लाइट आई उसका हम लोग ने टोटल कैलकुलेट कर लिया कि इसका आने पे कितना मोमेंटम था, मतलब ये क्या अपना मोमेंटम इनिशियल वाला, मतलब पी इनिशियल जो हो जाएगा अपना दैट इज 36 इंटू 10⁻⁻⁴, अब क्या हो रहा है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो जाने वाला भी तो कुछ रिफ्लेक्शन होगा पी फाइनल, क्योंकि अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कैलकुलेट करना है ना, तो पर अपने को क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी दैट वाज कि अपना जो सरफेस है दैट इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये क्या करेगा, जितनी भी इंसिडेंट वेव होगी ये क्या कर लेगा, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब जो इससे वेव है बाहर निकलेगी नहीं, बाहर नहीं निकलेगी तो फाइनल वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0, तो अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होने पे आ गया, अपने को क्या चाहिए था, चेंज इन मोमेंटम, मतलब एनर्जी मोमेंटम डिलीवर ना, तो डेल्टा पी हो जाएगा अपना पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल, तो जो पी फाइनल 0 और पी इनिशियल है वो हो जाएगा अपना
जो हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 36 × 10⁻⁻⁴ kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा अपना दैट इज 36 × 10⁻⁻⁴ माइनस ऑफ 36 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया अपना डेल्टा पी। तो जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो 8.3 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपना बी वाला ऑप्शन जो है इसका मैच कर गया 36 × 10⁻⁻⁴। तो 8.3 यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए न्यू पेज निकाल लेते हैं। तो ऐसा अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों में ऐसे कुछ डिफिकल्टी आई नहीं है, सब कुछ इजी चल रहा है, मतलब बेसिक फॉर्मूले है और अपने को फॉर्मूले बस ठीक से पुट करने आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन coming from 100 watt bulb at a 3 meter distance। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 watt बल्ब। तो अपना जो बल्ब है इसका हम लोग एक बार डायग्राम बना के समझते हैं। ठीक है, ये अपना बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब कितना वॉट का है? 100 watt का है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इसके रेडिएशन से। ठीक है, इसका जो रेडिएशन है इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके रेडिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो उसकी वैल्यू अपने को कितनी गिवन है? ई। और इसका डिस्टेंस भी गिवन है, कितने दूर पे? एट 3 मीटर। ओके, सो अपने पास डिस्टेंस भी गिवन है 3 मीटर पे, जो अपना लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया दैट इज ई। ठीक है, और बल्ब का वोल्टेज भी गिवन है दैट इज 100 watt। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 50 watt बल्ब एट द सेम डिस्टेंस इज। तो बोला कि अब हमने क्या किया, जो बल्ब का वोल्टेज है वो हमने चेंज करके कितना कर दिया? बल्ब जो था पहले 100 watt का था, अब हम लोग ने बल्ब कर दिया 50 watt का। और अब लोग फिर से इसके जो है रेडिएशन के कारण, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये पूछ रहा है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था दैट वाज ई। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा दैट अपने को ई नॉट अपने को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी 3 मीटर की बना है। ठीक है, तो जो रेडिएशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, तो उसके कारण जो सॉरी ओके, सो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है रिलेशन विथ क्योंकि ओके, सो क्योंकि जो अपना ई नॉट होता है ई स्क्वायर आता है इज टू पावर में। ठीक है, पावर वाले फॉर्मूले में। तो वैसे ही हम लोग रिलेशन जब लिखेंगे दैट इज ई नॉट प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पी। तो अपने पास दोनों की पावर गिवन है बल्ब्स के, तो बल्ब के पावर जो है हम लोग यहाँ पे एक बार पुट करेंगे दैट इज ई नॉट के टाइम्स पे अपना 50 वॉटेज है पावर, और ई जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ई, उसमें कितना वॉटेज था दैट इज 100 वॉट। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है डिस्टेंस इक्वल है दोनों में 3 मीटर, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आ गया। अब सिंपल अपने को चाहिए तो आप लोग कर देंगे अब इसको डिवाइड, क्योंकि अपने को ई नॉट चाहिए। ठीक है, तो यहां से अपना ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ई नॉट बाई ई। हम लोग ने कुछ नहीं किया, बस सिंपली दोनों को डिवाइड किया है। ये हो जाएगा रूट ऑफ 50 और ये हो जाएगा रूट ऑफ 100। तो ई नॉट आ जाएगा दैट विल बी ई बाय रूट 2। ठीक है, तो जो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसके साथ मैच करता है, दैट इज ई बाय रूट 2। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इजी था, बस हम लोग को ये था कि डिस्टेंस जो थी दोनों में सेम थी दैट वाज 3 मीटर, इसलिए जो अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेना गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो अपने पास ई जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर,
इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है दोनों का, ठीक है। बोल रहा है कि ये वेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ये अपने पास गिवन है, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव इज अलोंग। तो अपने को पता है कि सबसे बेसिक फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए क्या होता है अपना, दोनों का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो है सीक्वेंस भी मैटर करता है, मतलब कि बी क्रॉस ई भी जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर है दैट इज ई क्रॉस बी। तो इसका जो आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का जो अपना डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो अपना मतलब फॉर्मूले से डायरेक्ट आगे, दैट इज डी ऑप्शन ई क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा हम लोग इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाए, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा अर्थ ई का डायरेक्शन ऐसे, मतलब इन एक्स एक्सिस, और बी का डायरेक्शन कुछ ऐसे इन वाई एक्सिस। तो जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाए तो इसका जो अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आएगा दैट विल बी ऑन दी जेड एक्सिस, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 8.5 का जो है अपना ऑप्शन नंबर डी है, ये फॉर्मूले से आ गया। और समझने के लिए अपने को बस थंब राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो अपना फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन देखना है अपने को इन द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। मतलब जो ईएम वेव की इंटेंसिटी होती है उसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव और जो मैग्नेटिक वेव है उसका अपने को कंट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। तो अपना जो है हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, लाइक ई नॉट जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण एवरेज हम लोग जो है एनर्जी उसको क्या लिख लेते हैं, यू एवरेज, ठीक है। तो अपने को पता है यू क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होती है, इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है दैट इज यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ई नॉट लिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड को, दैट्स व्हाई ई नॉट। तो ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये होती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, ठीक है। बट जो अपनी ई नॉट होती है दैट इज इक्वल टू सी बी नॉट, बी नॉट के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अपनी जो यू एवरेज हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, जब हम लोग ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे वापस से पुट करेंगे तो अपना यू हो जाएगा दैट इज हाफ ई नॉट, और ये वाला ई नॉट की जगह पे हम लोग सी बी नॉट पुट करेंगे दैट इज सी बी नॉट का होल स्क्वायर। तो ये जो है अपना एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये अपनी क्या आ गई, यू एवरेज, ठीक है। तो यू एवरेज आ गया। अब अपने को पता है कि जो सी होता है, सी का क्या वैल्यू होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सी की वैल्यू अपने को पहले से पता होती है। तो जो अपन लोगों ने अभी अभी यू एवरेज कैलकुलेट किया था दैट वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और ये था रूट के अंदर में, और ये आ जाएगा बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आया है यूएवी का दैट इज हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। ये आ गया अपना
यू एवरेज। तो अब बारी आई किसकी, यू एवरेज ऑफ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा अपना हाफ यू एवरेज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा अपना हाफ पी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर। ये हो गया अपना ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसके कारण था, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसने क्या बोला, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो। जब हम दोनों का रेशियो देखेंगे तो अपने को दिख रहा है कि जो दोनों टर्म है एग्जैक्टली इक्वल है। तो ये हो जाएगा, जब हम रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा यू एवरेज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू यू एवरेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पूछ रहा था कि रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स आर इक्वल, मतलब जो इसका 8.6 का आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी 1:1। मतलब दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, वो हो जाएगा दोनों का इक्वल। ठीक है, तो 8.6 का जो अपना ऑप्शन नंबर सी होगा वो हो जाएगा करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके सो सेवंथ क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम अ डाइपोल एंटीना। ये एक अपने पास एंटीना है नॉर्मल डाइपोल। ठीक है, तो ये हो रहा है, इससे क्या है, ईएम वेव रेडिएट हो रही है आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ ईएम वेव्स रेडिएट हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके डायपोल है तो सारे डायरेक्शन से रेडिएट होगा। ठीक है, तो बोल रहा है विथ ई नॉट एज द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और जो अपना इसका ई नॉट ये भी गिवन है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये अपने पास गिवन है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट विच ट्रांसपोर्ट सिग्निफिकेंट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स फॉल्स ऑफ एस। तो ये बोला अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के कारण जो अपनी एनर्जी सोर्स से निकल रही है फॉल्स ऑफ, वो अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपने पास एम्पलीट्यूड गिवन है और एम्पलीट्यूड से अपने को टोटल एनर्जी जो भी रेडिएट हो रही है वो अपने को करनी है कैलकुलेट। ठीक है, तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण जो होता है एनर्जी रेडिएटेड क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो अपने पास जो है ये रिलेशन होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें भी जो आर वाला टर्म होता है वो आता है 1/r के प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी सेम केस है, जो ई होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जैसे जैसे ई इंक्रीज होगा, सॉरी आर इंक्रीज होगा, ई डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही केस है, तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका जो डायग्राम आ जाएगा, मतलब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, एक साइड तरफ ई और एक तरफ आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ऐसे कुछ हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ई डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर 8.7 का। तो यहाँ पे हमारा जो MCQ 1 है वो फिनिश होता है, मतलब टोटल ऑफ 7 क्वेश्चन थे MCQ 1 में, हम लोग ने सारे सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ 2 में। तो MCQ 2 में क्या होता है, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं, मतलब अपने पास 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, 4 ऑप्शंस, इसमें से कितने भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 अपने को सारे ऑप्शन जो है चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है और करेक्ट वाला क्यों करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन E। तो अपने पास इक्वेशन गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वल्स टू E1 I कैप प्लस E2 J कैप। ठीक है, तो जे डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए अपने पास ये वेक्टर गिवन है। ठीक है, ये अपना क्या है, एम्पलीट्यूड वाला टर्म, और ये हो जाएगा कॉस
kg माइनस ओमेगा टी, ठीक है, कि अपनी इक्वेशन में आता है, और ये हो गया अपना एम्पलीट्यूड वाला टर्म, ठीक है। तो क्या हो रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दी फॉलोइंग, और जो अपने पास ऑप्शंस है उसको देखना हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक एक करके ऑप्शन पढ़ता है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज बी। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है कि B का वैल्यू का, तो अपने को पता है दैट इज बी क्या होता है, ई बाय सी, ठीक है। तो बी होता है अपना ई बाय सी, और यहाँ पे ई कितना गिवन है, दैट इज ई वन आई माइनस ई टू जे कॉस के जी माइनस ओमेगा टी, ये होता है ई, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय सी। तो ये होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड बाय सी करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अपना पहला वाला ऑप्शन है, जब हम इसको जो अपनी टर्म आई है बी वाली और इससे कंपेयर करेंगे फिर मैच करता है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, दैट इज एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इज इक्वल्स टू 1/c ई वन आई कैप माइनस ई टू जे कैप कॉस के जी माइनस ओमेगा टी, पहला ऑप्शन मैच करता है। अब चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे। सेकंड वाला ऑप्शन में क्या लिखा है, द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, तो ऊपर वाला जब ऑप्शन करेक्ट है तो ये वाला ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कहाँ पे हो रहा है ये, ओके अच्छा, यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है दैट इज पहला वाला, तो अपना बी वाला तो ऑटोमेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट होना ही था। तो वैसे ही अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पे, द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलरली पोलराइज। तो जब हम इसका मतलब ई वाला सॉरी एम्पलीट्यूड वाला कंपोनेंट देखेंगे दैट इज ई वन आई कैप माइनस ई टू जे कैप। तो यहाँ पे जो आई और जे है, यहाँ पे दोनों के कंपोनेंट दैट इज इन अ प्लेन, ये मतलब ये किसी प्लेन में लाई इन द प्लेन। फॉर सर्कुलर पोलराइजेशन वी नीड 3D, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने पास 3D नहीं 2D अपने पास एम्पलीट्यूड गिवन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए और डी, ये जो दो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएंगे। पहला अपना बी का फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 8.8 वाला जो क्वेश्चन है इसके आंसर हो जाएंगे ए एंड डी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8.9 पे, नाइन्थ क्वेश्चन। तो जो एमसीक्यू 2 है ये थोड़े स्लाइटली टफ होते हैं, जो अपने एमसीक्यू 1 होते हैं उनसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग जेड एक्सिस इज गिवन बाय। तो फिर से अपने पास इक्वेशन गिवन है लास्ट क्वेश्चन जैसे, बट पिछला वाला जो था उसमें आई और जे के कंपोनेंट था, बट यहाँ पे जो अपने पास डायरेक्ट ई नॉट गिवन है, कॉस के जी माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये अपनी ई की इक्वेशन गिवन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग, तो ये करेक्ट ऑप्शन चूज करने बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज के बाई सी, सॉरी ई बाई सी, ठीक है। तो जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डायरेक्टली इसने ले लिया है, तो ये हो जाएगा ई बाय सी। तो बस यहाँ पे जो डायरेक्शन है, यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका है क्या हो रहा है, जेड एक्सिस में, तो इसका हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट विथ के कैप होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को पहले से क्वेश्चन गिवन दैट इज इट इज अलोंग द जेड एक्सिस, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट विथ ई होगा तो हो जाएगा के क्रॉस ई बाय सी, दैट इज अपना बी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो अपना जो नया इक्वेशन आएगा दैट विल बी 1/ओमेगा के कैप क्रॉस ई, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए जो है ये होता है करेक्ट इसके साथ। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी पे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड एज ई इज इक्वल्स टू सी बी क्रॉस के। तो हम लोग ने अभी अभी एक फॉर्मूला लिखा था ऊपर पे, दैट वाज बी का फॉर्मूला, उसमें था बी इज इक्वल्स टू
के क्रॉस ई बाय सी, ये हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था अभी ऊपर, के क्रॉस ई, ठीक है। तो अब क्या हो रही है, अर्थ से हम लोग इसको ऐसे डायरेक्टली अर्थ से लिखने का ट्राई करेंगे, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू, सॉरी, सी मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू के क्रॉस ई। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों साइड के वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, हो जाएगा ई सी बी क्रॉस के, ठीक है। तो जो अपने को रिजल्ट जो चाहिए था, तो डी ऑप्शन का रिजल्ट चाहिए था, वो आ गया अपने पास, दैट इज ई इज इक्वल टू सी बी क्रॉस के कर। तो अपना बी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी पे, तो ये क्या हो रहा है, के डॉट ई और के डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं के कैप के साथ, तो ये जीरो होता है, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो अपना जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस ई और दिस बी होता है। तो और जब हम के डॉट ई और के डॉट बी करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो ही आना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब 90 डिग्री होता है दोनों के बीच में एंगल, तो होता है अपना उसका जीरो। और फिर जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है आ जाएगा साइन थीटा, और साइन 90 जीरो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके साथ हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे 8.9 का जो अपने पास आंसर आता है दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 9th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। 9th क्वेश्चन के जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन थे वो तो इजी थे, और 9th वाला का सी ऑप्शन भी, ये भी इजी था। मतलब अपने को बस देखना था कि जो अपना वेव है उसका ई और बी के साथ क्या एंगल होगा। ये तो काफी इजी वाला टॉपिक है कि दोनों के बीच में जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है, अ प्लेन electromagnetic wave propagating along x direction can have the following pairs of E and B, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वो क्या हो रही है, प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन अपने को पहले से गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है क्या है, एक्स एक्सिस, ये अपने को पहले से गिवन है। अब बोल रहा है कि जो अपने पास पेयर्स गिवन है किसके, ई के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के, और बी के मतलब मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये पेयर्स को अपने को चेक करना है और पता करना है कि किस किस के लिए वैलिड है, कि अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आएगी रिजल्टेंट दैट विल बी इन एक्स एक्सिस। तो हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होती है, ई क्रॉस बी, ठीक है। ये हम लोग ने सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसी में देखा था कि जिसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ई क्रॉस बी। तो अर्थ ई क्रॉस बी का अपने को क्या चाहिए, रिजल्टेंट दैट इज इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पेयर के लिए ट्राई करेंगे ई क्रॉस बी, मतलब राइट हैंड थंब रूल लगा के चेक करेंगे कि अपना जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक्स एक्सिस में आ रहा है या नहीं। और एक्स एक्सिस में आ रहा है तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो पहले वाला है ई इन एक्स डायरेक्शन और बी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इन जेड एक्सिस। तो ये जो अपना पहला वाला हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरेक्ट। तो ऐसे हम लोग जब सारे चेक करेंगे वन बाय वन, तो जो अपना करेक्ट आएगा दैट इज बी। बी वाला क्यों आएगा, क्योंकि ई इन वाई डायरेक्शन है और बी इन जेड डायरेक्शन है। तो राइट हैंड थंब रूल लेंगे तो हम लोग की फिंगर्स वाई तरफ पॉइंट करेगी, और उसको हम लोग फोल्ड करेंगे जेड डायरेक्शन में, जो अपना थंब आएगा उसकी डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस की तरफ। तो जो बी वाला पेयर है दैट इज करेक्ट। वैसे हम लोग सी वाला जब चेक करेंगे तो ये एक्स वाई ये तो सेम ही है ए वाले ऑप्शन के जैसे, तो ए के साथ सी भी इनकरेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट डी ऑप्शन पे। तो डी वाला में क्या हो रहा है, जेड एंड वाई, तो ये डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जेड एक्सिस में अपनी फिंगर्स होगी, वाई तरफ फोल्ड करेंगे तो आएगा अपना थंब एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी भी इस क्वेश्चन का करेक्ट होता है। तो 8.10 का जो है जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने दो क्वेश्चन दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th, तो क्वेश्चन नंबर 11th में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स about its mean equilibrium position with a frequency of 10 to the power of 9 hertz. The electromagnetic waves produced. तो बोल रहे कि अपने पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है,
चार्ज पार्टिकल है। और क्या हो रहा है, उसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी इज 10⁻⁹ ये अपनी इस फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और ऑसिलेट कहाँ कर रहा है? अबाउट इट्स मीन पोजिशन, मीन इक्विलिब्रियम पोजिशन के अराउंड ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा, क्योंकि ये मीन पोजिशन है, तो इसके आजू बाजू ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो जो अपना ए ऑप्शन है, या ये हो जाएगा अपना करेक्ट, क्योंकि जो ऑसिलेशन होगा वो मीन पोजिशन के अराउंड होगा, दैट विल बी इन एसएचएम, सॉरी प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब उसके ऑसिलेशन के कारण प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी जो उसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10⁻⁹ हर्ट्ज। जब अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो बी वाला ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सी वाले ऑप्शन पे। तो सी वाले ऑप्शन में क्या है, अपने पास वेवलेंथ के बारे में पूछा है। तो अपने को पता है फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है अपने पास, दैट इज 10⁻⁹ हर्ट्ज। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ये अपने को पता रहती है। तो अपना जो लैम्डा वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है ना, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, दैट इज सी बाय फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा अपना 3 × 10⁸ सी इज स्पीड ऑफ लाइट, और अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10⁹ तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। तो यहां से अपना जो ऑप्शन नंबर सी है ये अपने पास आ जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो वेवलेंथ पूछा था ये भी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी पे। क्या हो रहा है, द रीजन इज ऑफ रेडियो वेव्स। तो इसके लिए फिर से जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये चीजें पूछा था रीजन के बारे में। तो यहाँ इस चैप्टर से अपने को ये पता चलता है कि जो रीजन है उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज अपने को पता रहनी चाहिए। तो जो अपना रेडियो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻⁹ हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज तक है। तो क्लियरली ये जो अपनी फ्रीक्वेंसी, ये रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी की में लाई करे, फ्रीक्वेंसी की रेंज में लाई करे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो जो अपना 11th क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ई, सी एंड डी। तो इजी क्वेश्चन था, बस इसमें जो ऑप्शन नंबर डी था वो थोड़ा थ्योरेटिकल था, उसमें अपने को रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12th क्वेश्चन क्या हो रहा है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी अ चार्ज, ठीक है। जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी अ चार्ज, चार्ज मतलब किस टाइप का चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स बन सकता है, ठीक है। तो अपने को अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करनी फ्रॉम किसी चार्ज से, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को या तो इधर वो एक्सिलरेटेड चाहिए, एक्सिलरेटेड, और ऑसिलेटिंग चार्ज चाहिए, ऑसिलेटिंग चार्ज, ठीक है। ये कंडीशन होती है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने की किसी चार्ज पार्टिकल से। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है, अपने को क्या चाहिए, वो एक्सिलरेटेड चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकरेक्ट। वैसे ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट की बात कर रहा है। और ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या बोला, मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम लोग जो ये वाला बी वाला केस था ये अपना सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी वाला केस करेक्ट हो जाएगा। चलता है डी पे, डी में क्या आ जाएगा, फॉलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, एक्सिलरेटेड नहीं होगा वो, यहाँ पे जो अपना डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता है, ठीक है। तो 8.12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। तो मल्टीपल करेक्ट में भी ऐसा कभी कभी हो सकता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। तो जैसे 8.12 का अपना जो आंसर है दैट इज बी ओनली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ EM wave of intensity I falls on a surface kept in vacuum and exerts radiation pressure P on it. Which of the following are true? तो ना एक EM wave है जिसकी इंटेंसिटी I,
वो किसी सरफेस पे पड़ रहा है और वो क्या है, वैक्यूम में। ये किसी सरफेस पे पड़ रहा है जो रखा है वैक्यूम में, एंड एक्सर्ट रेडिएशन प्रेशर पी ऑन इट। जो सरफेस पे अपनी रेडिएशन पड़ रही है तो उस पर क्या प्रेशर पी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा जो है करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, रेडिएशन प्रेशर इज आई बाय सी इफ द वेव इज टोटली एब्जॉर्ब। तो अपने को बताया कि रेडिएशन प्रेशर exerted by the particles पर यूनिट एरिया क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, 1/c। ये क्या होता है, मोमेंटम इन, सॉरी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये होता है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम क्या होता है, 1/c, ठीक है। ये होता है अपना मोमेंटम चेंज। तो अब अपने को क्या चाहिए, इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जब इंटेंसिटी की बात करें, जब जब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो रेडिएशन का जो प्रेशर होगा दैट विल बी आई बाय सी, ठीक है। तो ये अपना जो है ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि रेडिएशन प्रेशर इज आई बाय सी इफ द वेव इज टोटली एब्जॉर्ब। और जो बी वाला हो जाएगा ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम जो होगा वो डिफरेंट आएगा, तो जो रेडिएशन प्रेशर है वो भी डिफरेंट आएगा, ना कि आई बाय सी। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट होता है। और ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, 2 I/c इफ द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड। जब अपना मोमेंटम 1/c था, कब, जब वेव आके एब्जॉर्ब हो रही थी। अब जब जाएगी तो जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, मतलब ये 2/c हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर विल बी 2I/c। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऐसे करेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के करेक्ट होने के कारण बी वाला इनकरेक्ट होगा, ये भी बात है। तो यहाँ से ए और सी अभी तक करेक्ट हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर लास्ट पे डी पे, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। डी पे तो क्या हो रहा है, रेडिएशन प्रेशर इज इन द रेंज I/c इज ग्रेटर देन P इज लेस देन 2I/c फॉर रियल सर्फेसेस। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक केस लिया हम लोग ने जब वेव आई और पूरी की पूरी क्या हो गई, एब्जॉर्ब। इस केस में क्या हो रहा है, अपना I/c प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और जब आके पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब 100% रिफ्लेक्शन हो गया, इस केस में रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, 2I/c प्रेशर हो रहा है। तो अपने जो रियल सर्फेसेस होते हैं, रियल सर्फेसेस मतलब उनमें क्या होगा, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होगा, पार्शियल एब्जॉर्प्शन, और क्या होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये होता है अपने रियल सर्फेसेस में। रियल सर्फेसेस में क्या होगा, पार्शियल एब्जॉर्प्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन, मतलब वेव्स ऐसी आएगी और कुछ कुछ वेव वापस जाएगी, मतलब आधी चीजें वेव एब्जॉर्ब हो जाएगी और आधी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो होगा I/c से तो ग्रेटर होगा, ठीक है, I/c से तो ग्रेटर होगा, बट ये टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि पार्शियल एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, तो दिस विल बी लेस देन 2I/c, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा अपना प्रेशर का रेंज दैट इज ग्रेटर देन I/c एंड लेस देन 2I/c। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी करेक्ट होता है फॉर क्वेश्चन नंबर 30। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने टोटल ऑफ 13 क्वेश्चन किए, जिसमें से आधे MCQ 1 के थे, सॉरी MCQ 1 थे, और MCQ 2 भी हम लोग ने आज के लेक्चर में फिनिश कर दिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक के रखते हैं, हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में देखेंगे कितने क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडी।